एग्जिट पोल में कांग्रेस की बल्ले बल्ले कर्नाटक में दिखाई दे रही है। कर्नाटक में कांग्रेस बहुत उत्साहित है, कार्यकर्ताओं में अभी से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कर्नाटक आतिशबाजी के लिए भी जाना जाता है। सुमित अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद हैं और आपने देखा वहाँ पे माचिस और इसके आतिशबाजी के बड़े कारखाने हैं, हम तो उनके नाम पढ़ते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कर्नाटक में जश्न का माहौल अब कांग्रेस के खेमे में देखने को मिल रहा है। एक डर भी है क्या? डर किस चीज का? और एग्जिट पोल के बाद कोई राष्ट्रीय दल आकर औपचारिक घोषणा कर दे, जीत का ऐलान कर दे, ऐसा भी बहुत कम देखने में आया। आमतौर पर सभी राजनीतिक दलों को सुमित जी मैं देखता हूं कि वो ये कहते हैं कि हाँ एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, वो देखा जाएगा, लेकिन हमको और उम्मीद है, ये है, इस तरह की बातें आती हैं कि एग्जिट पोल पर हम भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर बाकायदा स्क्रीनशॉट लेकर कांग्रेस इसको शेयर करती है कि कितनी सीटें आ रही हैं और ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि हमको मेजॉरिटी मिलने जा रही है। खासतौर पर एक्सिस माई इंडिया जिन्होंने 140 सीटें दी हैं मैक्सिमम साइड पर अगर देखा जाए तो, और ये 140 वो सीटें हैं जिसका दावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे करते रहे हैं, तो वो उनको ठीक भी लगता है कि उनका दावा पहले से था, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन दूसरी वजह, अमित मालवीय भी एक ट्वीट कर देते हैं कि 13 तारीख को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ने वाली है। उनका इशारा इस ओर है कि एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं सारे फुस हो जाएंगे और नतीजा कुछ और आएगा, बीजेपी के पक्ष में आएगा। सुमित जी, क्या आपको लगता है कि एक तैयारी पहले से हो रही है 13 तारीख की कि क्या नैरेटिव रखा जाएगा? जीत गए तो क्या, जीतने का जश्न तो शुरू ही हो गया, और अगर हार गए मान लो खुदा ना खास्ता, तो फिर ईवीएम का जिन फिर से बोतल से बाहर आएगा? नहीं, अब वो ईवीएम की बात से कांग्रेस भी उतनी पुरजोर तरीके से बात नहीं करती है जैसे पहले क्या करती थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें बनी है, हिमाचल में बनी है, राजस्थान में बनी है, छत्तीसगढ़ में बनी है, तो वो बात अब कांग्रेस उतने दम से नहीं कहती है, वो पहले शगुफा था उनका। लेकिन आपने जो बात नैरेटिव की ना कि क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है प्रवीण कि 10 तारीख और 13 तारीख के बीच में 72 घंटे हैं। इन 72 घंटे के लिए नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्योंकि आप 24 घंटे राजनीति कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आज आप एग्जिट पोल में हार गए तो आप मुंह लटका के बैठ जाएं, आपको लड़ता हुआ दिखना पड़ेगा। और कर्नाटक के बाद भी ऐसे सर पे हाथ रख के कोई नहीं बैठने वाला है। आपने देखा प्रधानमंत्री राजस्थान चले गए, वहां पे बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तब जबकि वोटिंग चल रही है। आज ही कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल हैंडल पर अगर आप जाएंगे, ट्विटर हैंडल पर, तो उन्होंने अपनी सरकारों के, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, तीनों सरकारों की जो पॉपुलर स्कीम्स हैं और उससे कितने लोगों को फायदा पहुंचा, वो पोस्टर्स उन्होंने लगाए हैं अपने मुख्यमंत्री की फोटो के साथ। बघेल साहब, गहलोत साहब और सुक्खू साहब, इनकी फोटो के साथ उनको दिखाने की कोशिश की कि हम जनता के लिए जो अनाउंस किया था वो हमने लागू कर दिया है, और हमारा मुख्यमंत्री जो है, हमारी सरकारें जो हैं वो वहाँ पर जनता के हित में काम कर रही हैं। ये क्यों है? अगर आप कहें तो वोटिंग हो चुकी कर्नाटक में, इसकी क्या जरूरत थी करने की, पर क्योंकि नैरेटिव का वक्त है, ये दौर ही नैरेटिव सेट करने का है, ये दिखाने का है कि हम फिजूल की बातें नहीं करते, हम यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते, हम काम डिलीवरी देने में विश्वास करते हैं। उसी चीज को कांग्रेस पार्टी आज ये करने की कोशिश कर रही है। तो ये कह देना पोस्टर लगा के 2 एग्जिट पोल्स का कि हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत गए हैं का अनाउंसमेंट करना, ये हर पार्टी करती है। बीजेपी भी करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है, ये जो भी पार्टी होगी वो करेगी, वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो मुझे उसमें बहुत बड़ी कोई रणनीतिक तौर पे प्लानिंग नहीं दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि यही जवाब आपका अमित मालवीय के विषय में भी होगा कि निश्चित तौर पर जो पार्टी हारती दिखाई दे रही है वो इसी तरह के हमले करेगी कि सब खुश हो जाएगा और देखिएगा कि नतीजे कुछ और आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्नाटक की सियासत में अपेक्षित सफलता अगर मिलती है कांग्रेस को, तो उसके बाद में आज का जो ट्वीट है वो क्या ये दिखाने की कोशिश है कि अब 2024 में ये कांग्रेस वैसे नहीं, जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी, कांग्रेस खत्म हो रही है, तो हम दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो मध्य प्रदेश में भी लेकिन कुछ समय के लिए रहे, अब वापसी की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रियंका को बड़ा चेहरा वहां पर बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस 2024 की तैयारियों के लिहाज से कर्नाटक को एक बड़ी विजय के तौर पर रखेगी, और निश्चित तौर पर हिमाचल, आपने अभी सुक्खू का भी जिक्र किया है। देखिए प्रवीण, कांग्रेस के अपने काडर का मोराल बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह का अगर फैसला आता है, जैसा एग्जिट पोल में कल हम लोग विश्लेषण कर रहे थे कि कांग्रेस जीत रही कर्नाटक में, वहां तक बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस का काडर इसमें स्फूर्ति आएगी। उसको लगेगा कि हमको पार्टी के संगठन के लिए काम करना चाहिए और हम नरेंद्र मोदी की टक्कर दे सकते हैं, भाजपा को हम पटखरी दे सकते हैं, ऐसा वो सोच सकता है। वो अपने लेवल पर उसका उत्साहवर्धन हो सकता है। पर क्या ऐसा होगा? मैं ताज़ा इतिहास की बात करता हूं, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। 2018 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है। 18 नवंबर की बात है ये, और 23 के
लोकसभा चुनाव में बिल्कुल मिजाज बदल जाता है। 19 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो तीनों राज्यों में बीजेपी ने, राजस्थान में सभी सीटें जीत ली, मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट सभी जीत ली और छत्तीसगढ़ में भी लगभग बीजेपी लीड पे रही। तो इन परिस्थितियों में ये कह देना कि कर्नाटक अगर कांग्रेस जीत लेती है तो वो लोकसभा में टक्कर दे पाएगी, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वहां मोदी के मुकाबला होगा, यहाँ मोदी का चुनाव नहीं था। ये क्या ये कर्नाटक में मोदी को जिस तरह चेहरे के तौर पर रखा गया, वो उनकी साख का सवाल था या नहीं था, या ऐसा माना जाए? क्योंकि बीजेपी ने तो कहा था कि गृह मंत्री खुद कहकर आए थे कि हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी का, तूफानी रैलियां उन्होंने की हैं, तो क्या ये उनकी साख से जोड़कर निश्चित तौर पर कांग्रेस रखेगी? लेकिन वैसे आपको क्या लगता है जनता के सामने पूरे देश में, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव सारा देश देख रहा है, क्या इंप्रेशन जाएगा? और क्या आपको लगता है कि वो वाला माहौल है जब पिछली बार लोकसभा में और जबरदस्त जीत के साथ में आए थे, तो बीजेपी का वैसा माहौल या वैसे वो लहर देखने को मिल रही है? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में करीब 10-11 महीने का वक्त बाकी है, हम जल्दबाजी में बातें कर रहे हैं। अमूमन जो माहौल बनता है वो आखिरी 3 महीने में बनता है। हमको याद करना चाहिए 2019 के चुनाव के पहले पुलवामा हुआ था, बीजेपी ने जाके पाकिस्तान में घुसकर मार दिए थे, सरकार ने, मोदी की सरकार ने, उसका फायदा बीजेपी को मिला चुनावों में, और जो 280-90 की सीटें थी वो बढ़कर 300 प्लस पे चली गई। सत्यपाल मलिक ने अपना जो भी है सत्यपाल मलिक का अपना कहना है। तो इस तरह की चीजें पार्टियां करती हैं। भाई, करगिल की जीत के बाद वाजपेयी जी ने चुनाव करा लिया और दोबारा जीत के आ गए 13 महीने के लिए, तो ये पार्टियां करती हैं, ये हर पार्टी का काम है। और हो सकता है कि इसी तरह का नैरेटिव बीजेपी फिर से कुछ करके, तो राष्ट्रवाद और देश प्रेम की जो भावना है उस पर बीजेपी ने जीवन भर से, बजरंग बली जैसे था ही एक नैरेटिव था जहां वो कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन हाथों हाथ उनको लगा कि बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है और बजरंग बली को नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी तैयार हो गई है? मुझे लगता है कि हिमाचल और कर्नाटक अगर जीत भी गए तो ये कहना जल्दबाजी होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी तक ऐसा कोई बड़ा कांड या ऐसा कोई बड़ा घोटाला या ऐसा कोई बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है, सिवाय महंगाई के, जो उनको कर्नाटक में जीत दिलाती हुई दिखा रहा है। इस महंगाई के मुद्दे को, जनता के मुद्दे को अपनाते हुए कांग्रेस को और कांग्रेस के समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को, बीजेपी को घेरना होगा, क्योंकि एक ऐसा मामला है, महंगाई से जुड़ा हुआ रोजगार का मामला भी है। ये 2 मामले ऐसे जुड़े हुए हैं जो देश की पूरी आवाम को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। उस पर एक साथ लाने का काम करना होगा विपक्ष को, अगर वो बीजेपी को और मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देना चाहते हैं। दूसरी बात, बीजेपी कोई छोटी पार्टी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी चुनाव जो है वो आखिरी बॉल तक लड़ती है, हारा हुआ चुनाव भी ऐसे लड़ती है, और उनका चुनावी मैनेजमेंट बहुत आगे भी दिखाई पड़ता है। उसके जैसा मैनेजमेंट किसी का नहीं है, उसके जैसा ना ताकत है, ना मैनेजमेंट है, ना वो तीव्र बुद्धि है जैसी बीजेपी के रणनीतिकारों के पास है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास। इस चीज से विपक्ष को सीखना होगा कि कैसे वो जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस में बदलाव काफी आया, आपने मुझे याद है कल टिप्पणी भी की थी कि स्ट्रैटेजिकली बहुत बदलाव कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, लेकिन और कितना अपग्रेड करते हैं, कितना मैच कर पाते हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी को या काउंटर स्ट्रैटेजी बना पाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधनों की भी कमी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो केंद्र में सरकार है, जिसके पास एजेंसीज बहुत सारी हैं, जो किसी भी ब्यूरोक्रेट पर या किसी भी बिजनेसमैन के घर में कभी भी घुस सकती है किसी ना किसी बहाने से, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, बहुत सी ताकतें होती हैं। वो कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना किसी दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी के पीछे खड़ा होने में संकोच करता है। तो कांग्रेस के पास उन संसाधनों, उस ताकत के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है। अगर वो कर्नाटक जीत जाते हैं, फिर मैं कहता हूं तो एक ऐसा राज्य आएगा जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है देश की जीडीपी में। अगर वो कर्नाटक में अपनी सरकार बना पाते हैं और सरकार चला पाते हैं, बनाना भी अलग, चुनाव जीतना अलग है, सरकार बनाना अलग है, दोनों मामले अलग अलग है। अगर अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं और सरकार चलती है तो उनके पास एक बहुत बड़ा एक ऐसा खजाना होगा जिसके जरिए वो बीजेपी को घेरने के लिए ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, संसाधनों का। अभी जैसे भूपेश बघेल, जब छत्तीसगढ़ वैसे आपको छोटा राज्य लगता होगा, लेकिन रेवेन्यू के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। भूपेश बघेल ने अपनी ताकत बढ़ा रखी है, कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनकी तरफ से सबसे बड़ा सपोर्ट है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। आपको लगता है कि राहुल गांधी, अगर कर्नाटक में कोई जीत मिलती है, अपेक्षित सफलता मिलती है, तो हालांकि आप, मुझे पता है आपका जवाब होगा तो कांग्रेस को तय करना, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर फिर भी इस पर टिप्पणी करिए कि क्या राहुल गांधी आगामी 2024 के पहले भारत जोड़ो यात्रा जैसा कोई और प्रयोग कर सकते हैं या करना चाहिए उनको? देखिए, राहुल गांधी की सबसे पहले तो सांसदी का मामला फंसा हुआ है। तो राहुल गांधी की सांसदी जिस तरीके से मानहानि के मुकदमे में चली गई है, कर्नाटक का मामला, गुजरात का कोर्ट, गुजरात के उस जिस जज ने फैसला सुनाया उसका प्रमोशन हो जाना 2 हफ्ते के बाद, ये तमाम चीज़ें इशारा करता है कि सब कुछ
मतलब सुहाना नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीछे खेल चल रहा था, जो खेल अब जनता को समझ में भी आ रहा है। और उस छोटी सी बात के लिए जिसमें उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया, नीरव मोदी, ललित मोदी, और उसके साथ जोड़ दिया कि ये नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, नहीं वो जोड़ दिया कि मोदी समुदाय का अपमान कर दिया आपने। सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते तो, इस तरह का तो उस चीज पर राहुल गांधी को घेरा गया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पॉजिटिव असर दिखा है, चाहे वो हिमाचल में दिखे, आप कह सकते हैं गुजरात में नहीं दिखा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ गुजरात में दिखा। गुजरात में कांग्रेस पार्टी चुनाव ठीक से लड़ी भी नहीं, हिमाचल में लड़ी थी तो सफलता मिली, कर्नाटक में लड़ी तो सफलता मिलती फिलहाल प्रतीत होती है। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी का सांसदी जाने का मामला, ये 2 ऐसे मामले हैं जिसको कांग्रेस पार्टी को इनकैश करना चाहिए। तो इनकैश कैसे कर सकते हैं? तो जमीन पे उतरना पड़ेगा। जमीन पे कैसे उतरना पड़ेगा? तो भारत जोड़ो यात्रा का बेहतरीन एग्जाम्पल उनके पास है। उनको जो दक्षिण से उत्तर किया, वो उनको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, जैसा भी वो चाहें उनको करना चाहिए। मोमेंटम बनेगा, उसी का उनको फायदा हो सकता है। प्रियंका और एक्टिव होंगी यही जमीन पर जुड़ाव में, और ऐसा लगता है कि और बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगी, या कोई पैरेलल स्ट्रैटेजी वही सांसदी जाने और चुनाव लड़ने पर संशय बना रहना, सस्पेंस बना रहना, उसके लिहाज से अब एक पैरेलल बड़ा चेहरा खड़ा कर दिया गया? प्रियंका बड़ी बन चुकी हैं, प्रियंका को और बड़ा बनना है ताकि वो मोदी के बराबरी जाके खड़ी हो सके। और ये तब हो पाएगा जब विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे लोग भी प्रियंका गांधी को एक बड़ा और इंपॉर्टेंट नेता के तौर पर इंपॉर्टेंस देने लगे। राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या हुई प्रवीण? यही हुई कि राहुल गांधी को इन साथ की जो पार्टियां थी उन्होंने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उनको उन्होंने छोटा ही माना, छोटा ही समझा। और राहुल गांधी ने कभी असर्ट भी नहीं किया अपने आप को कि भाई मैं नेता हूं इस पार्टी का। इनफैक्ट राहुल गांधी को रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन इसीलिए कहा गया कि जब जब उनको लगा कि उनकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, वो पार्टी से अलग हो गए, जिम्मेदारियों से अलग होने की कोशिश की। ना सरकार में आए मनमोहन सिंह की, ना जब चुनाव हारे तो अपनी अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। वो लड़ते हुए नहीं दिखाई दिए। तो जो आदमी लड़ता नहीं है, जुझारू नहीं होता, उसके पीछे जनता कैसे खड़ी हो सकती है? कोई उसको कैसे, आपको अपने आप को नेता मनवाना पड़ता है। ये राजनीति है, यहाँ पे मोटी चमड़ी का होना पड़ता है। वो गुण कह लीजिए, अवगुण कह लीजिए, जो कैसे आप रिकॉर्ड करना चाहें, वो काम प्रियंका गांधी करा सकती हैं। प्रियंका के अंदर वो लड़ने का राजनीतिक तौर पर जज्बा है। तो प्रियंका गांधी ने हिमाचल में करके दिखाया, प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में करता हुआ दिखाई दिया है। तो प्रियंका गांधी का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी करेगी, इसमें मुझे अब कोई दो राय दिखती नहीं है। क्योंकि उन्होंने यूपी में भी चुनाव लड़ा था, और यूपी में चुनाव ठीक ठाक लड़ा था। ये अलग बात है कि वहां पूरे की पूरी तरीके से वो फ्लॉप हो गई थी। अगर आपको राहुल गांधी को सलाह देना है तो आप क्या सलाह देंगे? क्या उनको भारत जोड़ो यात्रा जैसा प्रयोग 2024 के पहले एक बार फिर करना चाहिए? अपनी राय जरूर रखें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।